हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सब बच्चे लोग, आपकी काजल मैम स्वागत करती है आप सभी का आपके अपने इस चैनल के ऊपर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ केस स्टडी। चैप्टर से मोस्ट ऑफ द टाइम जो केस स्टडी पूछी जाती है वो इस टॉपिक की पूछी जाती है। मतलब आप ये मान के चलो कि फॉर श्योर आपको एक केस स्टडी का क्वेश्चन इस वाले टॉपिक से जरूर मिलने वाला है। मैं आपको हर एक पॉइंट पे बता देती हूँ कि कौन सा टॉपिक डायरेक्ट के लिए प्रिपेयर करना है, कौन सा केस स्टडी के लिए प्रिपेयर करना है। तो जब आप पढ़ रहे होते हैं प्लीज इस बात को आप नोट डाउन करते जाया करो, क्योंकि देखो डायरेक्ट क्वेश्चन को करने का जो हमारा पर्सपेक्टिव होता है वो एक अलग होता है, और जब हम केस स्टडीज के लिए प्रिपेयर करते हैं खुद को तो हमें बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेकर चलनी होती है। ठीक है, यहाँ पर ये जो टॉपिक है ये केस स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट है फिलहाल। डायमेंशंस बोलूं, कंपोनेंट्स बोलूं, एलिमेंट्स बोलूं, बात एक ही है। तो हम यहाँ पे आज इस पार्ट को कवर अप करने वाले हैं। हमारे पास जो डायमेंशन है बिजनेस एनवायरनमेंट के वो 5 हैं, जिसको हम फर्स्ट क्लास में थोड़ा सा डिस्कस करके आ चुके हैं। तो कौन कौन से हैं वो? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट एंड लीगल एनवायरनमेंट। और इन्हीं 5 एनवायरनमेंट के ऊपर आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये 5 एनवायरनमेंट किस तरीके से हमारे बिजनेस परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। सोचा था अपना एक सपनों का घर बनाऊंगी, पर देखा कि जेब में तो पैसे ही नहीं थे। फिर लोगों ने कहा अरे जेब में पैसे ना भी हो तो क्या हुआ, सपनों का घर तो बनाया जा सकता है, होम लोन ले लो। तो मैं गई एक बैंक के पास, होम लोन के लिए अप्लाई किया। और जब होम लोन के लिए अप्लाई किया तो बैंक्स ने इतना तगड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया कि मैं तो अपनी फाइल पैक करके अपने डॉक्यूमेंट्स लेके वापस ही घर आ गई। इतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट, तो कहाँ कंज्यूमर इनके होम लोन लेने वाले हैं। फिर सोचा चलो घर नहीं एक गाड़ी ही ले लेते हैं, कार ही खरीद लेते हैं। तो उसके लिए पहले ही मैंने घर पे ही चेक कर लिया था कि कार लोन के इंटरेस्ट रेट कैसे हैं, वो मुझे सस्ते मिले। तो मैं गई वहां पर बैंक के अंदर और मैंने अप्लाई कर लिया कार लोन के लिए। और मैंने देखा मेरे जैसे बहुत सारे लोग वहां पर कार लोन लेने के लिए आए हुए थे। क्यों पूछा कि यार तुम सब भी आज गाड़ी लेने के लिए आए हो, क्या बात, सबको गाड़ी की जरूरत क्यों है? तो उन्होंने मुझसे कहा अरे रेट ऑफ इंटरेस्ट जब इतना कम है तो क्यों ना खरीदे कार। तो मैंने कहा यार बहुत बढ़िया बात है। एक तरफ वो होम लोन वालों ने रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई कर रखे थे तो वहां कोई उनको पूछ नहीं रहा था, यहाँ कार लोन वालों ने रेट ऑफ इंटरेस्ट लो कर रखे थे तो कंज्यूमर्स की भीड़ लगी पड़ी थी। बहुत बढ़िया बढ़िया चल रहा है, एक का काम बहुत बढ़िया चल रहा है, एक का काम ठीक ठाक सा चल रहा है। चलो भाई ठीक है। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना शेयर मार्केट में पैसा लगाया जाए, क्योंकि शेयर मार्केट में आपने सुना आजकल लोगों को रातों रात अमीर बना देता है। पर फिर देखा कि यार आजकल थोड़ी शेयर मार्केट जो है वो ठीक ठाक सी नहीं चल रही है। हर टाइम उस पर नजर रखनी पड़ेगी कि कब कब मार्केट ऊपर जा रही है, कब मार्केट नीचे जा रही है, और कहीं ऐसा ना हो ये जो मेरा छोटा मोटा सा जो बिजनेस चल रहा है ये भी इसके चक्कर में बंद हो जाए। क्यों? क्योंकि शेयर मार्केट का हमारी पूरी इकोनॉमी पे फर्क पड़ता है ना। पर मैम आप ये बातें हमें क्यों बता रही हैं? अरे भाई तुम्हें पता है ना कि मैं कोई भी बात तुम्हें ऐसे तो नहीं बताती हूँ। ये सारी बात पे तुम्हें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे जो पहला एनवायरनमेंट आपको पढ़ाना है वो इन्हीं सब चीजों के बारे में है। पहले एनवायरनमेंट का नाम है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब ऐसा एनवायरनमेंट, इसके अंदर कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो हमारी इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं, पर कहीं ना कहीं वो हमारी बिजनेस परफॉर्मेंस को भी अफेक्ट करते हैं। कैसे? जैसे अभी अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि मैं गई थी एक बैंक में होम लोन लेने के लिए और वहां पे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला, इसकी वजह से मैं तो वापस लौट आई, और हो सकता है मेरे जैसे न जाने कितने कस्टमर वापस जाते होंगे। इसका मतलब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है तो उस पर्टिकुलर चीज के लिए कंज्यूमर्स की डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो क्या उनका बिजनेस चल पा रहा होगा उसमें? अच्छा नहीं। बट वहीं पर जब मैं कार लोन लेने के लिए गई तो कार लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो लो था, जिसकी वजह से मैंने तुरंत कार लोन के लिए अप्लाई कर दिया। और जब मैं बैंक में गई तो मेरे जैसे न जाने कितने कस्टमर्स वहां पे बैठे हुए थे। इसका मतलब उनका बिजनेस चल रहा था बढ़िया। रिलेट करते हैं हमारे आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। उनकी कुछ पॉलिसीज होती हैं, उसके अकॉर्डिंग ही एक कमर्शियल बैंक अपने यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करता है। तो देखो ये एक इकोनॉमी से रिलेटेड फैक्टर है जिसका फर्क उन बिजनेस एंटरप्राइजेस पर पड़ रहा है ना। अच्छा,
और एग्जांपल्स लेकर चलते हैं। शेयर मार्केट के बारे में भी बात करी। ये जो शेयर मार्केट है ये भी हमारे बिजनेस परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है। आपने सुना ही होगा ना कि रोज जो ये बिजनेसमैन है ये सोचते रहते हैं कि कब शेयर मार्केट ऊपर जाएगी, कब शेयर मार्केट नीचे जाएगी। क्यों? क्योंकि इनका एक ह्यूज अमाउंट इस शेयर मार्केट में लगा होता है। अगर ये शेयर मार्केट डाउन चली गई तो भाई इनका पैसा डूब जाएगा, और अगर इनकी इन्वेस्टमेंट डूब गई तो बिजनेस भी तो डूब जाएंगे। तो यहाँ पर ये भी एक इकोनॉमिक फैक्टर है जो बिजनेस की परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रहा है। चलो एक और एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अब सपोज करो कि यार मैं एक बिजनेस खोलने के लिए जा रही हूँ, ठीक है, मुझे एक बिजनेस खोलना है। अब जब बिजनेस खोलना है तो मशीन्स भी चाहिए, रॉ मटेरियल भी चाहिए। मैंने अभी तो बिजनेस शुरू कर दिया, पर कुछ टाइम ही हुआ था कि मार्केट में इन्फ्लेशन आ गया, यानी कि महंगाई बढ़ गई। अब महंगाई बढ़ने की वजह से क्या हुआ, जो सप्लायर था उसने रॉ मटेरियल महंगा कर दिया, मशीनें वो भी महंगी हो गई। तो ऐसे में क्या हुआ, मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन महंगी हो गई, और जब कॉस्ट प्रोडक्शन महंगा होगा तो प्रॉफिट मार्जिन पे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप अपनी सेल प्राइस भी बढ़ाओ। ऐसे में इस इन्फ्लेशन की वजह से भी मेरी बिजनेस परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। तो ये सारे ही फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमारी इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस परफॉर्मेंसेस को भी अफेक्ट करते हैं। देखिए, so interest rate, inflation rate, stock market indices, change in disposable income of the people, money supply, etc. These are the few economic factors that can affect a business performance. तो ये कुछ हमारे economic factors हैं जो हमारे business performance को affect कर सकते हैं। For example, in case of construction companies and automobile manufacturers, low longer term rates, यानी कि अगर जो long term rates हैं, मतलब अगर कोई होम लोन के लिए अप्लाई करता है, कोई कार लोन के लिए अप्लाई करता है, तो अगर उनका जो इंटरेस्ट रेट है, क्योंकि ये लंबे समय तक चलने वाले लोन्स हैं, तो अगर इनका इंटरेस्ट रेट लो होगा, सो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर दीज कंपनीज। तो इन कंपनीज के लिए फायदेमंद है। क्यों? बिकॉज इट विल इंक्रीज द डिमांड ऑफ कंज्यूमर्स फॉर होम एंड कार्स। क्योंकि जब हमें मार्केट में, भाई हम कंज्यूमर है ना, हम कंज्यूमर है, रैशनल कंज्यूमर है, लॉ ऑफ डिमांड हम सबने पढ़ा है कि जैसे ही कोई सामान सस्ता होता है हम उसके लिए अपनी डिमांड को बढ़ा देते हैं। तो जब हमें दिखा कि होम लोन्स और कार लोन्स सस्ते हो रहे हैं, तो जो लोग पहले लेना अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे वो भी अब उस लाइन में जाकर खड़े हो जाएंगे और अपने सपनों का घर और अपनी सपनों की गाड़ी अपने घर तक लेकर आएंगे। तो ऐसे में कंज्यूमर्स की डिमांड होम्स और कार्स के लिए बढ़ जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल, हाई इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द बिजनेसेस। अगर इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाता है, महंगाई दर बढ़ जाती है, तो बिजनेसेस के लिए जो कॉस्ट है, यानी कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, वो इंक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्हें रॉ मटेरियल खरीदने जाना हो तो वो महंगा पड़ेगा, मशीनरीज खरीदनी हो तो वो महंगी पड़ेगी। तो ये हमारे कुछ फैक्टर्स हैं जो ये डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरीके से एक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट किसी भी बिजनेस की परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकता है। तो केस स्टडी में ऐसे ही कुछ आपको एग्जांपल्स लिखे होंगे और आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि वो कौन से एनवायरनमेंट के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो चलिए अब आगे के कुछ एनवायरनमेंट्स पढ़ लेते हैं। मैं भी सोच रही हूँ कि ना थोड़ा जिम विम ज्वाइन कर लेती हूँ। मैं ना आजकल देख रही हूँ लोग बहुत ही ज्यादा फिटनेस फ्रीक होते जा रहे हैं और जिम, डांस क्लासेस, जुम्बा क्लासेस ये सब ज्वाइन कर रहे हैं। आजकल इसका मतलब हेल्थ का ट्रेंड चल रहा है, हेल्थ फिटनेस का ट्रेंड चल रहा है ना। और आजकल लोग योगा की तरफ भी बहुत ज्यादा जा रहे हैं। तो इसका मतलब मुझे लग रहा है कि सोसाइटी में ना एक ट्रेंड चालू हो चुका है कि यार अब हम अपने आप को फिट रखेंगे। अब हम ये नहीं कहेंगे कि हम तो खाते पीते घर के हैं। कोई हमें जरा सा ही मोटा कह देता है तो हम ये कहते हैं ना कि हम मोटे नहीं हैं, हम हेल्दी हैं और हम तो खाते पीते घर के हैं। तो वो ट्रेंड जा चुका, अब नहीं कह सकते तुम ये सब। बिल्कुल हेल्दी एंड फिट रहना होगा। इसका मतलब सोसाइटी में जो फिटनेस ट्रेंड चला है ना, इसकी वजह से आपने देखा कितने सारे जिम्स वगैरह खुलने लग गए हैं, डाइट प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ चुकी है, फूड सप्लीमेंट्स लोग इतना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये जो सोसाइटी का ये जो चेंज है, ये इन बिजनेसेस को कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है ना। मैं भी सोच रही हूँ कि थोड़ा पैसा वैसा जोड़ के जिम ही खोल लूं एक, है ना, क्योंकि आजकल जिम्स में भी अच्छी खासी भीड़ है इसी ट्रेंड की वजह से। आपको पता है अब मैं कौन से एनवायरनमेंट की बात कर रही हूँ? समझ ही गए होगे, इतने समझदार तो तुम हो। सोशल एनवायरनमेंट। ये जो सोशल एनवायरनमेंट है ये हमारा सोसाइटी से जुड़ा है। सोसाइटी मीन्स हम और आप लोग ही तो।
तो हम और आप लोग इन बिजनेसेस को कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज देते हैं जहां पर इनकी परफॉर्मेंसेस एक टाइम पे बहुत ऊपर चली जाती है, और जब हम इन लोगों को अपॉर्चुनिटीज नहीं दे सकते हैं क्योंकि ट्रेंड बदल जाता है, तो वहीं बिजनेस परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। सो देखिए जरा, सोशल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स द सोशल फोर्सेस लाइक कस्टम्स, ट्रेडिशंस यानी कि हमारे रीति रिवाज, वैल्यूज, सोशल ट्रेंड्स, कॉम्पोजिशन ऑफ फैमिली एंड द कंजप्शन हैबिट्स। तो यानी कि यहाँ पर ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो सोसाइटी से जुड़े हैं, जो कहीं ना कहीं बिजनेसेस की परफॉर्मेंस को अफेक्ट जरूर करते हैं। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल देखें अगर, कि जैसे ही त्योहारों का सीजन आता है, जैसे कि अभी ईद आने ही वाली है, और उसके बाद रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, दिवाली और उसके बाद शादियों का सीजन, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है उन बिजनेसेस के लिए जो इन फेस्टिव सीजन के टाइम पर काम करते हैं, जैसे कि मिठाइयों की दुकान। जैसे ही त्योहार आने शुरू होते हैं, मिठाइयों की दुकानों पे मुझे जो लोग खड़े हुए होते हैं वो उन्हीं मक्खियों के जैसे दिखते हैं कि जब सीजन नहीं होता है तो उन्हीं मिठाइयों पर जैसे वो बैठी हुई होती है। तो इतनी ज्यादा भीड़ होती है मिठाइयों की दुकानों पे, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर ट्रेंड ही ऐसा है कि जब भी त्योहार आते हैं तो हम घर आए मेहमान का मुंह मीठा जरूर कराते हैं। किसी के घर जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते, गिफ्ट्स या मिठाई जरूर लेकर जाते हैं। और त्योहार आएंगे, शादियों का सीजन आएगा तो नए नए कपड़े भी तो चाहिए। तो टेलरिंग आउटलेट्स का भी बिजनेस उस टाइम पर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बहुत नखरे करते हैं ये टेलर भी। अगर इनके पास कोई सूट सिलवाने के लिए लेके जाओ तो कहेंगे मैडम टाइम नहीं है, बहुत काम आया हुआ है, सीजन चल रहा है, बस। तो यानी कि उस टाइम पर इन बिजनेसेस की जो परफॉर्मेंसेस होती है वो अपने हाई लेवल पर होती है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी में कुछ ऐसा चल रहा होता है, कुछ सोशल ट्रेंड जैसे चल रहे होते हैं जो इनको देते हैं एम्पल अपॉर्चुनिटीज। ठीक है। Next, health and fitness trend has created a demand for the products like organic food, gyms, mineral water, etc. पहले कहाँ इतने जिम्स वगैरह हुआ करते थे यार? अगर मैं आज से 10-15 साल पहले की बात करूं तो बहुत रेयर ही जिम वगैरह हुआ करते थे। और आज मैं देखती हूँ ये छोटे छोटे बालक हमारे 7th-8th क्लास के, ये भी जिम में जाके बैठे होते हैं और अपनी बॉडी बना रहे होते हैं। इन सबको भी सलमान खान जैसी बॉडी बनानी है। तो भाई आजकल ये जो फिटनेस ट्रेंड है ये बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, जिसकी वजह से आजकल ये वाले जो बिजनेसेस है ये हाई ट्रेंड पर है ना। अब इसके अलावा जैसे आजकल वर्किंग वुमेन्स भी हैं हमारे यहाँ पर, तो वर्किंग वुमेन से रिलेटेड जो सामान है उसकी भी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब भाई कॉस्मेटिक्स तो है ही, साथ में जैसे कि हम लोगों को फॉर्मल वियर्स चाहिए होते हैं अपने वर्क प्लेस पे पहनने के लिए, तो फॉर्मल वियर्स की डिमांड बढ़ चुकी है। उसके अलावा कुछ एक्सेसरीज होती हैं हमें, वो चाहिए। तो इस तरीके की चीजों की डिमांड भी आजकल बढ़ चुकी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ट्रेंड है कि आजकल जो विमेन्स हैं वो भी वर्क एरिया में एंटर कर चुकी है। तो ये हमारे कुछ सोसाइटी के ट्रेंड ही हैं जो हमारे बिजनेस परफॉर्मेंस को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो ये तो हो गया आपको क्लियर। कल रात को बैठ के ना बहुत ज्यादा बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा कि यार काश अगर मार्केट खुली होती तो मैं मार्केट में जाके कुछ शॉपिंग कर आती। फिर एकदम से मेरे माइंड में क्लिक हुआ कि शॉपिंग करने के लिए मार्केट खुले होने का कब से इंतजार करने लग गई तुम? अरे अपना मोबाइल फोन उठाओ, ऐप डाउनलोड करो और किसी भी ऑनलाइन ऐप से शॉपिंग कर लो। जो भी तुम्हें चाहिए तुम्हें वो मिलेगा घर बैठे। अरे यार लेकिन ये पॉसिबल कैसे हुआ है? इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी बदल गई है, इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है कि घर बैठे ही मैं रात को भी बैठ के शॉपिंग कर सकती हूँ। मतलब 1 बजे बैठकर मैं शॉपिंग कर रही हूँ, सोचो मतलब कितना ज्यादा बिजनेस बदल गया है ना। सिर्फ इवन ये नहीं कि सिर्फ ऑनलाइन जो मैन्युफैक्चरर्स डील करते हैं मैं सिर्फ उन्हीं का सामान खरीद सकती हूँ, जिनके ऑफलाइन सेंटर्स है वो भी ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। वाह यार बहुत बढ़िया है। फिर मैंने सोचा कि यार छुट्टी चल रही है तो कोई मूवी ही देखाते हैं। अब मैंने सोचा यार मूवी देखाते हैं तो फिर जाके पता करना पड़ेगा कि मूवी का शो टाइम क्या है। तो फिर मेरे दिमाग ने फिर मुझसे कहा तुम कौन से जमाने में जी रही हो? अरे आजकल तो घर बैठे मूवी टिकट से बुक की जा सकती है यार। अरे एयरलाइन टिकट भी बुक की जा सकती है, तुम्हें कहीं बाहर ले जाना हो तो भी तुम घर बैठे टिकट बुक कर सकते हो, रेलवे टिकट बुक कर सकते हो। ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल हो रही है यार? घर बैठे सब कुछ हो रहा है, कैसे? टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट से भाई। ये जो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है इसने बहुत सारे बिजनेसेस को ऐसी अपॉर्चुनिटीज दी है जिससे इनकी परफॉर्मेंसेस बहुत बढ़ गई है। इवन नए नए बिजनेसेस भी खुलने शुरू हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि आजकल हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो काफी अच्छी हो चुकी है। सो देखो जरा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्या इंक्लूड करता है। इट इंक्लूड्स द फोर्सेस रिलेटेड टू द साइंटिफिक इंप्रूवमेंट्स,
innovations which provide the new ways of producing the goods and services and new methods and techniques of operating a business। कि यहाँ पर नए नए मेथड्स की बात होती है कि किस तरीके से आप न्यू टेक्निक्स का इस्तेमाल करके गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सकते हो, आप कुछ इनोवेशन लेकर आ सकते हो, आप कुछ इन्वेंशन कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इंटरनेट। ये जो इंटरनेट आया इसकी वजह से एयरलाइन कंपनीज ने अपने वेब पेजेस बनाए जिसमें घर बैठे ही कोई भी कस्टमर ये देख सकता है कि जहां उनको जाना है उनके फ्लाइट टाइम्स क्या हैं, डेस्टिनेशन पे वो कब तक पहुंच पाएंगे, फेयर्स क्या है यानी कि कितने पैसे लगेंगे, और घर बैठे अपनी टिकट्स को बुक कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर आपको मूवी देखने का मन है तो घर बैठ के आप अपनी टिकट को बुक कर सकते हो। और पता है एक बार ना मुझे मेरी मम्मी ने कहा कि काजोल तुमको ना आज घर में मेहमान आने वाले हैं और मेरे पास तो टाइम नहीं है, खाना तुम्हें ही बनाना है। अब मैं यहाँ पे ना बहुत ज्यादा परेशानी में आ गई क्योंकि मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं है, मतलब आता है बट ऐसा नहीं कि हाँ यार गेस्ट आ रहे हैं तो बिल्कुल उनके लिए एक डाइनिंग पूरा सेटअप कर सकूं। तो मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हो गई। तो मैंने अपने एक फ्रेंड को कॉल किया कि मैंने कहा यार एक काम कर, तू ही आके बना जा क्योंकि वो बहुत अच्छा खाना बनाती है। उसने कहा यार मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैंने कहा क्या करूं, होटल से मंगवा लूं क्या, अच्छा नहीं लगेगा यार ऐसे। तो उसने मुझे एक आइडिया दिया। उसने कहा तुझे पता नहीं है आजकल बने बनाए पराठे भी आते हैं, लेकर आओ, सिर्फ उसको तवे पे रखो, रेडी सब्जियां भी बनी बनाई आती हैं, पैकेट्स में आती हैं प्रिजर्वेटिव्स के साथ, बस गर्म पानी मिलाओ और सब्जियां तैयार। मैंने कहा यार ये तो बहुत बढ़िया काम कर दिया तुमने, मेरा नाम भी हो जाएगा कि मैंने ही बनाया है और मुझे खुद भी नहीं बनाना पड़ेगा। तो भाई मैंने तो यही किया, मैं फटाफट से लेकर आई वही सारे सामान खरीद के और मैंने मस्त सा डिनर एकदम रेडी कर दिया गेस्ट के लिए। मम्मी भी खुश, गेस्ट भी खुश। अब तुम्हें पता है ये भी किस तरीके से पॉसिबल हो पाया है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की वजह से। भाई हमारे यहाँ पर आजकल वर्किंग लोग बहुत ज्यादा है, अब नहीं होता कई बार हमारे पास टाइम कि हम लोग बिल्कुल पूरा एकदम से रेडी कर सके सब कुछ, तो हमारे पास रेडी टू ईट जैसे बहुत सारी चीजें। नोर के सूप्स नहीं देखे आपने, पानी में घोलो बस, गर्म पानी में उसको बस चलाओ और आपके पास सूप तैयार। हाँ वो ऑथेंटिक टेस्ट इतना नहीं मिल पाता है बट स्टिल एक मन को सेटिस्फैक्शन तो मिल जाता है ना कि हाँ हमने सूप पी लिया है। तो ये ना बहुत सारे ऐसे इनोवेशंस हैं जो आज के टाइम पे आ चुके हैं जिन्होंने इन बिजनेसेस को एक अपॉर्चुनिटी दी है कि आप भी इस तरीके से मार्केट में एंटर कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये चीजें बिजनेस परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती हैं। अब देखो ऑनलाइन बहुत सारी चीजों के आ जाने की वजह से ऑफलाइन बिजनेसेस पर फर्क पड़ा है और जितना ज्यादा चीजें ऑनलाइन होती जाएंगी ना उतना ज्यादा ऑफलाइन चीजों के ऊपर उस चीज का फर्क पड़ेगा। तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा एनवायरनमेंट है जो बहुत सारे बिजनेसेस की परफॉर्मेंसेस को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, सो आई होप अब तक के 3 एनवायरनमेंट आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुके हैं। बढ़ते हैं बाकी 2 की तरफ। एक एनवायरनमेंट जुड़ा होता है हमारी पॉलिटिकल कंडीशन से कि हमारी कंट्री की पॉलिटिकल कंडीशन कैसी है, वहां पर शांति है या नहीं है, हम पॉलिटिकली इनस्टेबल तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि हमारे देश की जो पॉलिटिकल कंडीशन है वो बहुत ज्यादा जो है वो बिखरी हुई है। अब जैसे कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वॉर चलती आ रही है, अब उसकी वजह से वहां की पॉलिटिकल कंडीशंस कैसी हैं, बहुत बुरी हो चुकी है ना। क्या आप चाहोगे कि यूक्रेन में जाकर इन्वेस्टमेंट करके आओ? आपको दिख रहा है ना वो खुद को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो ऐसे में हम वहां जाकर इन्वेस्टमेंट करके क्या करेंगे, कुछ भी नहीं ना। तो ये सारे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से ही जुड़ा है। So political environment includes the conditions such as a general stability and peace in the country. The attitude of the government official towards the business may have either positive or negative impact on business. हमारे यहाँ के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनका वो जो एटीट्यूड है वो किसी भी बिजनेस के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है, जिसके अभी मैंने आपको 2 एग्जांपल्स दिए, क्रैकर और अल्कोहल। यानी कि कुछ स्टेट्स तो ऐसे हैं जो इनके ऊपर बिल्कुल भी बैन नहीं लगा रहे हैं और धड़ल्ले से ये चीजें मार्केट में बेची जा रही हैं। इवन रेजिडेंशियल कॉलोनीज में भी इनकी दुकानें खुली। ठीक है, लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किया, उसके बाद जाके कुछ सॉल्यूशन, कहीं जगह पे सॉल्यूशन मिला, कहीं जगह पे सॉल्यूशन नहीं मिला। बट कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल स्ट्रिक्ट कंट्रोल करते हुए इन चीजों को बैन कर दिया गया है। ठीक है, सो देयर मे बी अनसर्टेनिटी ऑफ बिजनेस ड्यू टू द पॉलिटिकल अनरेस्ट एंड थ्रेट्स टू द लॉ एंड ऑर्डर। और जब भी कभी किसी देश में ऐसा होता है कि पॉलिटिकली चीजें सही नहीं चल रही होती हैं या हमारे लॉ और ऑर्डर को कुछ थ्रेट हो रहा होता है, तो ऐसे जगहों पर जो बिजनेसेस होते हैं वो भी अनसर्टेन हो जाते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि कब कहाँ क्या हो जाए।
Political stability builds up the confidence among the business people to invest in the long term projects. तो अगर किसी कंट्री का जो पॉलिटिकल कंडीशन है वो स्टेबल है तो ऐसी जगहों पर लोग इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के अंदर, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी इन्वेस्टमेंट सेव है। बट वहीं पे अगर आपकी पॉलिटिकल कंडीशन इनस्टेबल है तो वो आपके कॉन्फिडेंस को हिलाएगा और आप ऐसी कंट्री में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहेंगे। अब आपको पता है इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है हमारे पास। 1977 में जो जनता गवर्नमेंट थी उन्होंने एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी बनाई कि बिल्कुल भी हमारे यहाँ पर एमएनसीज एंटर नहीं करेंगी, और इसका रिजल्ट ये रहा कि कोका कोला और आईबीएम जैसी कंपनी को हमारा इंडिया छोड़कर जाना पड़ा था, क्योंकि उस टाइम पे हमने स्ट्रिक्ट पॉलिसी अपनाई कि हमें किसी भी तरीके की एमएनसी अपनी कंट्री में नहीं चाहिए। तो वो एक पॉलिटिकल डिसीजन था। बट जब 1991 में एलपीजी की पॉलिसी आई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, सो ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन जो एमएनसीज थी उन्होंने फिर से हमारी मार्केट में एंटर किया और फिर से पेप्सी और कोका कोला जैसी कंपनी हमारे देश में वापस आ गई। ठीक है, तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये पॉलिटिकल चीजों से जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं लीगल एनवायरनमेंट की। आपको एक चीज दिखाती हूँ, देखो मेरे हाथ में ये एक मैंगो ड्रिंक है जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हो। ये देखिए, फ्रूटी, बिल्कुल छोटा सा ही एक ये बॉक्स है और पता है इसके अंदर न जाने कितनी सारी चीजें लिखी हुई है। लाइक इसमें लिखा हुआ है इट कंटेन्स फ्रूट, थर्मली प्रोसेस्ड, रेडी टू सर्व फ्रूट ड्रिंक, कीप योर सिटी क्लीन। एक सोशल मैसेज भी है इसके ऊपर, इंग्रेडिएंट्स भी लिखे हुए हैं और एनर्जी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स कितना, यानी कि न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन भी है। और कुछ यहाँ पर ऐसी इंफॉर्मेशन भी है लाइक स्टोर अवे फ्रॉम द सनलाइट, मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह सब कुछ है। और इवन यहाँ पर एक टोल फ्री नंबर भी है, जो मैन्युफैक्चरर है उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है, एक बार कोड भी है, इवन एक यहाँ पर इस टाइम पे एक क्यूआर स्कैनर भी है इन्होंने यहाँ पे दिया है। मतलब हर एक चीज इस छोटे से पैकेट के ऊपर दी हुई है। क्यों दी हुई है? इतना सब कुछ इनको इस पैकेट के ऊपर लिखने की जरूरत ही क्या थी? आपको पता है इन्होंने इतना सब कुछ क्यों लिखा हुआ है इसके ऊपर? बिकॉज वी हैव राइट टू इंफॉर्मेशन। हमारे पास हमारे कंज्यूमर राइट्स में एक राइट है, राइट टू इंफॉर्मेशन, जो ये कहता है कि जो भी प्रोडक्ट हम कंज्यूम करने जा रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट हम लेने के लिए जा रहे हैं, हमारे पास ये राइट है कि हम उससे जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन मैन्युफैक्चरर से ले सकते हैं। एक मैन्युफैक्चरर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने कंज्यूमर को जो भी सामान बेच रहा है वो उसके बारे में उसको सारी इंफॉर्मेशन दे। तो यही रीजन है कि ये जो एक छोटा सा भी पैकेट है इसके ऊपर मुझे हर एक चीज इस प्रोडक्ट के बारे में मिल रही है, हर एक इंफॉर्मेशन है मेरे पास इस छोटे से प्रोडक्ट के ऊपर भी। सो ये हमारे लीगल एनवायरनमेंट का पार्ट है। ध्यान से इस पिक्चर को देखो। बहुत अच्छा सोशल मैसेज है कि भाई देखो, धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। भाई माना कि ये हार्मफुल प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लेकिन ये आपको अवेयर भी कर रहे हैं कि अगर आप इसको कंज्यूम करते हो तो ये आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। ये एक सिंगल लाइन लिखकर इन्होंने अपना काम पूरा कर लिया, बट अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है या नहीं रखना है। तो देखो, ये लीगल एनवायरनमेंट है जो ये कहता है कि ये सब चीजें करना आपके लिए मैंडेटरी है। हमने क्या कभी भी किसी अल्कोहल की एडवर्टाइजमेंट अपने टेलीविजन पे देखी है? नहीं, क्योंकि इस तरीके की एडवर्टाइजमेंट लीगल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग प्रोहिबिटेड है, यानी कि बैन की जा चुकी हैं। देखिए जरा लीगल एनवायरनमेंट क्या कहता है। So legal environment includes the various legislation passed by the government, administrative orders issued by the government authorities, court judgments, as well as decisions rendered by the various commissions, agencies at every level of the government like central, state और local। यहाँ पे लिखा गया है कि जितने भी लॉ पास किए जाते हैं गवर्नमेंट अथॉरिटी के थ्रू, कोई कोर्ट का जजमेंट आता है या कोई भी कमीशन या एजेंसी भी किसी तरीके के लॉ के बारे में बात करती है, चाहे वो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या कोई लोकल गवर्नमेंट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ही क्यों ना हो, अगर उनकी तरफ से भी किसी भी तरीके का लॉ या कानून पास किया गया है तो हर बिजनेस पर्सन को उस लॉ को मानना पड़ेगा। Non-compliance of law can land the business enterprise into the legal problem। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, अगर आप ये बात नहीं मानेंगे तो आप लीगल प्रॉब्लम्स में फंस सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लॉ बनाए गए हैं, जैसे कि कंपटीशन एक्ट होता है, ट्रेड यूनियन एक्ट होता है, हमारा कंपनीज एक्ट है,
कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। तो ऐसे बहुत सारे एक्ट बनाए गए हैं जिसके अंदर जो बातें भी लिखी हुई हैं वो हर एक बिजनेस पर्सन को माननी जरूरी है, क्योंकि अगर आप उनको फॉलो नहीं करोगे तो आपका बिजनेस प्रॉब्लम में आ सकता है। ठीक है, सो एग्जांपल यही है, लाइक जो मैंने अभी आपको पिक्चर दिखाई थी, द पैकेट्स ऑफ सिगरेट्स कैरी द स्टैट्यूटरी वार्निंग लाइक द सिगरेट स्मोकिंग इज इंजurious टू हेल्थ। क्योंकि यार एक ऐसा सामान आप बेच रहे हो जो लोगों की सेहत के लिए हानिकारक है, तो आपको अपनी तरफ से एक अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है, बाकी फिर लोग खुद समझदार है। एडवर्टाइजमेंट ऑफ द अल्कोहलिक बेवरेजेस इज प्रोहिबिटेड। और इसी तरीके से जितने भी हमारे अल्कोहलिक बेवरेजेस होते हैं उनका जो एडवर्टाइजमेंट है वो नहीं दिखाया जाता है टेलीविजन के ऊपर। उसके अलावा आप कोई एक मेडिसिन उठा लो, आप मेडिसिन के ऊपर जब देखते हो तो उसमें डोसेज लिखा होता है कि कितनी डोज आप ले सकते हो एक दिन में, अडल्ट के लिए कितनी है, चिल्ड्रन के लिए कितनी है, वो सब चीजें उसके अंदर लिखी होती है। उसके अलावा जितने भी ये बेबी प्रोडक्ट्स आते हैं उसके अंदर भी सारे आपके पास डायरेक्शन टू यूज है। तो ये जितनी भी चीजें दी जा रही है ना, इसे बोलते हैं लेबलिंग। तो ये मैंडेटरी होती है ड्यू टू दिस लीगल एनवायरमेंट कि आपको ये जो बातें हैं ये सारी अपने कस्टमर तक पहुंचानी ही होंगी। ठीक है, सो ये जो लीगल एनवायरमेंट है ये भी तो कहीं ना कहीं बिजनेसेस को अफेक्ट कर रहा है ना, इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है लेकिन अफेक्ट कर रहा है। सो हमने ये 5 डायमेंशंस कंप्लीटली पढ़ लिए हैं। पहला एनवायरमेंट था इकोनॉमिक एनवायरमेंट, जो इकोनॉमिक फैक्टर्स के बारे में बात करता था जो हमारे बिजनेस परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रहे थे। दूसरा हमने पढ़ा सोशल एनवायरमेंट, कि सोसाइटी की कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ सोशल फैक्टर्स हैं जो हमारे बिजनेस परफॉर्मेंस को कभी अच्छा कर देते हैं तो कभी कम कर देते हैं। तीसरा हमने पढ़ा हमारा टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट, जहां पर कुछ इनोवेशंस हैं, इन्वेंशंस हैं जो किसी किसी बिजनेस की परफॉर्मेंस को अच्छा कर रहे हैं, न्यू बिजनेसेस को अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, लेकिन पुराने बिजनेसेस को अफेक्ट कर रहे हैं। फिर हमने पढ़ा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, कि हमारे देश की जो पॉलिटिकल कंडीशंस हैं वो भी बिजनेस परफॉर्मेंस को कहीं ना कहीं अफेक्ट करती हैं। उसके अलावा लीगल एनवायरनमेंट, कि हम अपने बिजनेस के हम अपने देश के अंदर जो भी कानून पास करते हैं उन भी हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। तो हमने डायमेंशंस पढ़ लिए हैं कंप्लीटली एंड आई होप बहुत अच्छे से समझ आ चुके होंगे। अब हमारा आखिरी टॉपिक है डीमोनेटाइजेशन, उसके बाद चैप्टर कंप्लीट। टेक द ग्रीप ऑफ करप्शन एंड ब्लैक मनी, we have decided that the 500 rupee and 1000 rupee currency notes presently in use will no longer be legal tender from midnight to night. तो सुनिए अनाउंसमेंट। जब ये अनाउंसमेंट हुई तो बहुत सारे लोगों का दिल बहुत तेज तेज धड़कने लग गया था। क्यों? क्योंकि उनके काले धन को अब बाहर निकालने की बारी आ चुकी थी। तो जी हाँ, हमारा टॉपिक है डीमोनेटाइजेशन, और डीमोनेटाइजेशन के बारे में हम सबको ही पता है, तो बस उसकी थोड़ी सी बातें हम लोगों को अपने कोर्स कंटेंट के लिए याद रखनी है। सो डीमोनेटाइजेशन क्या था? डीमोनेटाइजेशन ये था जहां पर हमारी कंट्री के अंदर 2 हाई डिनोमिनेशन के नोट्स 500 और 1000 के जो नोट्स थे उनको नॉन लीगल टेंडर डिक्लेयर कर दिया गया। अब ये नॉन लीगल टेंडर क्या होता है? देखो बच्चे, मनी को 2 स्टेटस दिए गए हैं, लीगल टेंडर और नॉन लीगल टेंडर। टेंडर मनी का मतलब क्या होता है? द मनी विच इज सपोर्टेड बाय द लॉ और विच इज बैक्ड बाय द लॉ, यानी कि एक ऐसी मनी जिसको लॉ का सहारा मिला हुआ है, लॉ जिसको एज अ मनी सर्कुलेट होने की परमिशन देता है, उसे हम लीगल टेंडर मनी कहते हैं। लेकिन जब किसी मनी को नॉन लीगल टेंडर का स्टेटस दे दिया गया तो इसका मतलब वो बन गया जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। अब अगर आप मेरे पास आ जाके वो पुराने 500 1000 के नोट लेकर आओगे तो मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि हमारे देश में अब वो वाले नोट्स चलते ही नहीं है, अब वो हमारे लिए क्या है? जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। बट वहीं पर अगर ये वाला 500 का नोट लेकर तुम मेरे पास आओगे, ऐसे बहुत सारे 500 के नोट अगर तुम मेरे पास लेकर आओगे तो मैं बिल्कुल उसको एक्सेप्ट कर लूंगी, क्योंकि इसको हमारी गवर्नमेंट ने बोला है लीगल टेंडर मनी, यानी कि जो पुराना 500 का नोट था वो बंद हो चुका था और उसकी प्लेस पे हमारे पास ये नया 500 का नोट आ चुका था और 1000 रुपीज का नोट तो हमारा वैनिश ही हो गया। सो ये जो अनाउंसमेंट हुई, आपको इसकी डेट याद रखनी है बेसिकली, विच इज 8th of November 2016। कब हुआ था डिमोनेटाइजेशन? 8th of November 2016 को। और उस दिन हाई डिनोमिनेशन के हमारे जो नोट्स थे 500 और 1000 उन्हें डिमोनेटाइज कर दिया गया एंड सीज टू बी द लीगल टेंडर, या वो हमारे लिए कोई लीगल टेंडर नहीं है, यानी कि लॉ उन्हें अब सपोर्ट नहीं करता है। और इसकी वजह से 80% ऑफ द मनी इन सर्कुलेशन बिकम इनवैलिड।
और यहाँ पर इसकी वजह से 80% की हमारी जो मनी थी वो इनवैलिड डिक्लेयर हो गई थी। लेकिन गवर्नमेंट ने आपको मौका दिया था कि आप उस इनवैलिड मनी को भी वैलिड कर सकते हो, पर शर्त यही थी कि आपको उसके ऊपर टैक्स भरना होगा। जो एम था वो यही था कि करप्शन को कम करना था एंड काउंटरफिटिंग द यूज ऑफ हाई डिनोमिनेशन नोट्स फॉर द लीगल एक्टिविटीज। और यहाँ पे ये जो नकली नोट चल रहे थे, यानी कि यहाँ पर नकली नोट बनाए जाते थे और हाई डिनोमिनेशन के नोट्स को इस्तेमाल किया जाता था। अब कोई 20 रुपए का या 10 रुपए का नोट तो नकली नहीं बनाएगा ना, इतनी मेहनत क्यों करेगा कोई। तो जनरली जो नकली नोट चला करते थे वो 500 1000 के नोट ही चलते थे, लीगल एक्टिविटीज के लिए भी इवन। तो इन सब चीजों को हमें खत्म करना था, इन सब चीजों पर रोक लगानी थी, इसीलिए हमारे देश में इतनी बड़ी अनाउंसमेंट हुई। उसके अलावा द एक्यूमुलेशन ऑफ द ब्लैक मनी जनरेटेड एज इनकम दैट हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड टू द टैक्स अथॉरिटीज। और हम चाहते थे कि जितनी भी ब्लैक मनी लोगों ने इकट्ठा कर रखी है जिसके बारे में टैक्स अथॉरिटीज को नहीं पता है, क्यों? क्योंकि लोगों ने उन सब पैसों को अपने पास छुपा कर रखा हुआ था। तो यही एक रीजन था कि भाई ब्लैक मनी को बाहर निकालना था, जो डुप्लीकेट नोट्स बन रहे थे उसके बनने पर रोक लगानी थी, करप्शन को खत्म करना था। तो इसीलिए अलाइजेशन का जो फैसला था वो लिया गया। अब इस फैसले के पीछे हमारे फीचर्स क्या रहे, मतलब क्या हमने सोचा डिमोनेटाइजेशन के साथ। तो भाई पहला तो था टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर। कहा कि जो भी पैसा आपके पास इन कैश फॉर्म में है आप उसे बैंक में जमा करा दो और उसे डिक्लेयर कर दो एज एन इनकम, तो कोई दिक्कत नहीं है हमें आपके उस पैसे से। बट जो पैसा आप बैंक में जमा नहीं कराएंगे या जिसको आप नहीं शो करेंगे टैक्स अथॉरिटीज के सामने, तो वो अनअकाउंटेड वेल्थ में काउंट होगी। और कल को अगर हमने आपके पास ऐसा कोई भी पैसा पकड़ा तो उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी, कुछ चार्जेस लगेंगे और आपसे उस पैसे को जब्त भी किया जा सकता है। तो एक हमें टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर्स हम लोगों ने यहाँ पर लगाए कि जिससे जो ब्लैक मनी है वो ज्यादा से ज्यादा बाहर आ सके। नो टैक्स इवेशन, इसकी वजह से जो टैक्स की चोरी थी, इवेशन मींस टैक्स की चोरी, तो जब लोग टैक्स की चोरी कर रहे थे, नहीं डिक्लेयर कर रहे थे अपने इनकम को, तो इसकी वजह से जो टैक्स इवेशन था वो भी बहुत कम उस टाइम पे हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं जिन लोगों को भाई अपना पैसा चाहिए था तो उन लोगों ने फिर अपनी इनकम शो करी टैक्स अथॉरिटीज को, पेनल्टीज भरी, टैक्स भरा, और जो इन सब चीजों से बचना चाहते थे फिर उन लोगों के लिए तो वो 500 और 1000 के नोट जस्ट पीस ऑफ पेपर हो चुके थे। तो टैक्स इवेशन जो था यहाँ पर उसकी वजह से कम हुआ, डिमोनेटाइजेशन की वजह से। चैनलाइज द सेविंग, अब इससे क्या हुआ कि जब लोगों का पैसा बाहर आया, जो उन्होंने अपने घर की तिजोरियों में छुपा रखा था, अपने घर के गद्दों में छुपा रखा था और जो लोगों के खानों के डिब्बों में भी छुपा हुआ था पैसा, वो सारा पैसा बाहर आया, इकोनॉमी के फाइनेंशियल सिस्टम में गया, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज हुई। ठीक है भाई, आप अपने घर पे कोई पैसा छुपा कर बैठे हो तो उसको कोई फायदा नहीं है। हमें क्या करना है, पैसे का इस्तेमाल करना है, सेविंग्स को चैनलाइज करना है अपनी इकोनॉमी के अंदर। तो इससे जो थी हमारी सेविंग्स चैनलाइज हुई, हमारी इकोनॉमी कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ी। भाई पहले मैं ये नहीं कहूंगी कि पहले ऑनलाइन पेमेंट्स यूज नहीं होती थी, पहले भी होता था ये सब कुछ, भाई पेटीएम वगैरह बहुत पुराना है, ऐसा कोई नया नहीं है। बट जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो उसके बाद बहुत ज्यादा ये ट्रांजेक्शन्स जो थी, यानी कि जो ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजेक्शन्स थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इवन नई नई एप्स भी हमारे सामने निकलकर सामने आई जो पहले नहीं थी। ठीक है, तो हमारी जो इकोनॉमी थी वो एक कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही थी। एक सेफर साइड में थे हम कि अब हमें अपना कैश जो है वो कैरी करके चलने की जरूरत नहीं है, हम जहां चाहें वहां पर जाकर ऑनलाइन पेमेंट्स जो है कर सकते थे। ठीक है, तो ये 4 फीचर्स थे कि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर्स आए हमारे पास, टैक्स इवेशन बचा, टैक्स इवेशन नहीं रहा, फिर चैनलाइज हुई हमारी सेविंग, फॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर्स में गया पैसा और हमारी इकोनॉमी एक कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ी। अब डिमोनेटाइजेशन का इंपैक्ट क्या हुआ कुछ चीजों पर अगर हम देखें, सो मनी और इंटरेस्ट रेट्स की मैं बात करूं तो क्योंकि कैश ट्रांजैक्शंस यहां पर कम होने लगी थी तो इंटरेस्ट रेट्स कम हुए, बैंक डिपॉजिट्स जो थी वो बढ़ने लग गई थी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पैसा आपको बैंक में जमा करना था अगर आपको उसे व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना है तो। प्राइवेट वेल्थ जो थी वो कम हो रही थी, क्योंकि जो हाई डिनोमिनेशन नोट्स थे वही इस्तेमाल किए जाते थे पहले इन सब ट्रांजैक्शंस के लिए, और जब वही हमारे बंद हो गए तो उसके बाद इनकी वेल्थ, तो उसके बाद ऐसी ट्रांजैक्शंस होनी कम हो चुकी थी। पब्लिक सेक्टर की वेल्थ पे ऐसा कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि गवर्नमेंट को क्या ही फर्क पड़ना था। डिजिटलाइजेशन की मैं बात करूं तो ऑब्वियसली डिजिटलाइजेशन इंक्रीज हुआ, डिमोनेटाइजेशन की वजह से टैक्स कलेक्शन इंक्रीज होना ही था, क्योंकि लोगों की जेबों से पैसा बाहर आ रहा था। रियल एस्टेट्स के प्राइसेस गिर चुके थे, क्योंकि जब लोगों के पास पैसा ही नहीं था खर्च करने के लिए तो डिमांड कहां से आती,
तो इस वजह से रियल एस्टेट्स के प्राइस उस टाइम पे फॉल हो चुके थे। तो बहुत छोटा सा टॉपिक था हमारा डिमोनेटाइजेशन, इतना तो आप सबको पता ही था, इतना तो सब कुछ हम लोग जानते ही हैं। बट आपको इसकी जो मेन चीजें हैं एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है ये कॉन्सेप्ट, लाइक कि कब डिक्लेयर हुआ था डिमोनेटाइजेशन की अनाउंसमेंट कब हुई, कितना परसेंट मनी जो है वो इनवैलिड हो गया था, एम क्या था और ये इम्पैक्ट क्या था। तो बस ये सब चीजें ही आपको थोड़ी बहुत है जो इसके अंदर आपको प्रिपेयर करनी है, ठीक है। सो इसी के साथ जो चैप्टर नंबर 3 है वो होता है हमारा खत्म, और हमने अपने बिजनेस स्टडीज के अंदर 3 चैप्टर कर लिए हैं। और पता है अब आपको क्या होने वाला है, बहुत जल्द होने वाला है सरप्राइज टेस्ट, और एक नहीं, दो नहीं, तीनों चैप्टर का होगा, ठीक है। 3 चैप्टर मैं आपको करा चुकी हूँ, फर्स्ट का ऑलरेडी हम लोग एक सरप्राइज टेस्ट कर चुके हैं, और अभी चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का कोई टेस्ट नहीं हुआ है। तो देखते हैं, या तो तीनों का कंबाइंड टेस्ट होगा या फिर सेकंड और थर्ड का टेस्ट तो बनता है, ठीक है। तो ये सरप्राइज टेस्ट कभी भी हो सकता है आपका, आप अपनी प्रिपरेशन पूरी रखिए, जब भी टेस्ट हो आप हमारा टेस्ट है तो हमें उसके लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है। सो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 4, ठीक है। बट तब तक आप अपने यहां तक के चैप्टर्स को प्रिपेयर करिए, नोट्स बनाइए, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करिए, केस स्टडीज की प्रैक्टिस करिए, ठीक है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।